Hello viewers, welcome to my channel Literature. Friends, today's video is based on one of the most prominent novelists, Charles Dickens. Well, he's the leading novelist of Victorian era. So this video is a glimpse of his life. Now here I would like to mention that the most prominent characteristics of his novels have been the characters he has portrayed in his novels. तो जो characters हैं वो इस तरह के थे जो उनकी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। अधिकतर कैरेक्टर्स उनके अपने रियल लाइफ से जुड़े हुए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो कई ऑथर्स करते हैं, बात भी सही है, लेकिन चार्ल्स डिकेंस के मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो बहुत पॉपुलर हुए थे वो एक्चुअली उनके रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। इसलिए आप प्लीज इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जो आप स्लाइड्स पे देखिएगा वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स होंगे और जो एक्सप्लेनेशन देना है वो मैं वर्बली दूंगी। और ये क्वेश्चंस में भी आपके एग्जाम में अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है कि इनकी जो ये बुक का ये कैरेक्टर था वो मेन लाइफ में किस तरह से जुड़ा हुआ था। इसलिए इस वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखिएगा। थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चार्ल्स डिकेंस का पूरा नाम था चार्ल्स जॉन हफन डिकेंस। इनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1812 में और जगह थी लैंडपोर्ट। ये पॉट्सी आइलैंड में है, हैम्पशायर। इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ डिकेंस और इनके फादर का नाम था जॉन डिकेंस। जॉन डिकेंस जो है ये क्लर्क थे नेवी पे ऑफिस में, और जिस वक्त इनका जन्म हुआ वो इसी डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त टेम्पररी पोस्टेड थे। अच्छा, इन्होंने जो है जॉन डिकेंस ने रिक्वेस्ट की थी क्रिस्टोफर हफम, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड फर्म के हेड थे और रिगर थे मैजेस्टीज नेवी में। इनको इन्होंने रिक्वेस्ट किया था क्रिस्टोफर हफम को कि आप चार्ल्स के गॉडफादर बनिए। और ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि क्रिस्टोफर हफम पे ही कैरेक्टर बेस्ड है डिकेंस की नॉवेल डॉम्बे एंड सन के कैरेक्टर पॉल डॉम्बे जो था उसमें कैरेक्टर डॉम्बे एंड सन का जो पॉल डॉम्बे कैरेक्टर था वो कैरेक्टर इंस्पायर्ड है क्रिस्टोफर हफम से। चार्ल्स डिकेंस की फैमिली बचपन में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती थी। तो जब ये 4 साल के थे तो ये फैमिली मूव हुई थी शेयरनेस नामक जगह पे, और उसके बाद ये शिफ्ट हुई चैथम केंट में, जहाँ पे इन्होंने अपनी शुरुआती 11 साल तक वो यहीं पे रहे। 11 साल की उम्र तक इन्होंने यहीं पे लाइफ काटा। ये वॉज अ वोरेशियस रीडर, मीन्स ये बहुत ज्यादा रीडिंग करते थे। और मतलब रीडिंग में वो पिकरेस नॉवेल्स जैसे कि टोबियस सोमलेट के नॉवेल्स, हेनरी फील्डिंग की नॉवेल्स, और जो है रॉबिन्सन क्रूसो, गिल ब्लास, ये सब इन्होंने बहुत पढ़ा था। और इनको अरेबियन नाइट्स बहुत पसंद था, इन्होंने कई बार अरेबियन नाइट्स को पढ़ा है। बात करें डिकेंस की एजुकेशन की, तो शुरुआती दौर में इनकी फैमिली के पास मनी था उनके फादर की जॉब की वजह से। तो ये पहले प्राइवेट स्कूल में गए, पहले डे स्कूल में गए, उसके बाद दूसरे स्कूल था इनका विलियम गाइल्स द्वारा रन एक स्कूल था डिसेंटर इन चाटहैम, यहाँ पे ये उसके बाद गए थे। 1822 में जॉन डिकेंस का ट्रांसफर होता है उनके हेडक्वार्टर्स सॉमरसेट हाउस में, और इसलिए इनकी फैमिली पूरी मूव कर जाती है, शिफ्ट होती है कैम्डन टाउन लंदन में। अच्छा, इनकी फैमिली पर यानी जॉन डिकेंस पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ जाता है, और इसकी वजह से इनको डेटर्स प्रिजन साउथ वॉक लंदन में भेज दिया जाता है। उस वक्त के नियम अनुसार जब कोई बहुत ज्यादा उधारी के बाद डेप्टर्स प्रिजन में जाता है तो उसके साथ उसकी फैमिली भी जाती है। फैमिली यानी उसकी वाइफ और छोटे बच्चे। तो उनकी जो छोटे बच्चे थे उस फैमिली के, जॉन डिकेंस के जो यंगर चिल्ड्रन थे, वो और उनकी वाइफ वहां उनकी प्रिजन में शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि चार्ल्स डिकेंस उस वक्त 12 साल के थे तो उनको अलाउ नहीं किया जाता है, और इसलिए चार्ल्स जो है एलिजाबेथ रॉयलैंड्स के साथ रहने लगते हैं। एलिजाबेथ रॉयलैंड्स जो है एक फैमिली फ्रेंड थी, वो भी कैम्डन टाउन में ही रहती थी।
अच्छा, यहाँ पे एलिजाबेथ रॉयलेंस को मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि चार्ल्स की जो नॉवल थी, जो डॉम्बे एंड सन, इसमें जो मिसेस पिप्चन का कैरेक्टर है वो एलिजाबेथ रॉयलेंस से ही इंस्पायर्ड है। इसके बाद चार्ल्स मूव करते हैं एक एटिक में, यानी कि एक स्टोर हाउस टाइप का होता है, एक किसी के घर में छोटा सा एटिक होता है, उसी में ये रेंट पे रहने लगते हैं। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिसके घर में ये रह रहती है, ये एक फैमिली होती है जहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी, उसकी वाइफ बहुत अच्छी होती है और उनका एक फिजिकली चैलेंज्ड बेटा होता है। और इस फैमिली को फिर से डिकिंस ने पोर्ट्रे किया है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। To earn, he left school and worked 10 hours a day at Warren's blacking warehouse, where he earned 6 shillings a week pasting labels on pots of food blacking. तब आप समझ ही सकते हैं कि क्योंकि कठिनाई का दौर था और जो है अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को बल्कि सपोर्ट करने के लिए, उस वक्त इन्होंने जो है स्कूल छोड़ दिया। और ये स्कूल छोड़कर 10 घंटे दिन के जो है वेयर हाउस था, जहाँ पे ये जो बूट का जो काला वाला स्याही होता था, उसके जो डब्बे होते थे, पॉट्स होते थे, उस पे लेबल्स चिपकाने का काम करते थे। और इसके लिए इनको 6 शिलिंग्स मिलते थे एक हफ्ते के काम के, और 10 घंटे प्रतिदिन ये काम करते थे यहाँ। ये एक्सपीरियंस उनके लिए एज अ नॉवलिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि ये जो बिल्कुल हार्श वर्किंग कंडीशंस जिसमें ये काम करते थे, ये इन पर बहुत बड़ा इम्प्रेशन छोड़ गया। और इस चीज से ये इन्फ्लुएंस्ड हुए, उन्होंने अपने इस बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा अपने एसेज में, अपने फिक्शन में बहुत यूज किया है। और इसी से ये इंस्पायर्ड भी हुए थे, इसलिए काफी सोशियो इकोनॉमिक लेबर कंडीशंस के रिफॉर्म्स के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए ये बहुत मेहनत की, बहुत काम किया इन्होंने, ताकि जो लोग ऐसी कंडीशन में काम कर रहे हैं उनको उस कंडीशन से उबार पाए, कुछ चेंजेस ला पाए सिस्टम में। उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया था। आगे देखिए, जॉन डिकिंस जो है, उनके लिए उनको विरासत में कुछ पैसे उनकी मदर छोड़ के जाती है, जिसकी वजह से वो अपने कर्जे चुका देते हैं और फिर जेल से रिहा हो जाते हैं। और इनकी फैमिली के साथ ये मिसेस रॉयलैंड की जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब आपको पहले ही जैसे कि बताया था कि चार्ल्स उस वक्त वहां से शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन अब सब लोग चाहते हैं कि चार्ल्स वापस फैमिली को ज्वाइन करे, लेकिन चार्ल्स की मदर जो है एलिजाबेथ, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि चार्ल्स जो वेयर हाउस जहाँ पे ये काम करते थे, उस जगह को छोड़े, उस काम को वो छोड़े। अब इस डिसीजन से चार्ल्स बहुत आगत होते हैं, ठीक है, और आगत होते हैं, और इसलिए उनके अनुसार ये हमेशा मानते थे कि कोई भी फैमिली हो, उसका लीडिंग मेंबर वहां उसके फादर को होना चाहिए, यानी एक मेल मेंबर को होना चाहिए, ना कि कोई फीमेल उसको इन्फ्लुएंस करी। ऐसा उनका उस टाइम पे मानना था, क्योंकि उनकी मदर के डिसीजन से वो आगत थे। Dickens was eventually sent to Wellington House Academy and stayed there till 1827. तो हम देखते हैं कि एट लास्ट डिकिंस को भेजा जाता है वेलिंगटन हाउस एकेडमी में, जो कि कैम्डन टाउन में ही था, लेकिन जो है, और यहाँ पे ये मार्च 1827 तक बिताते हैं, 2 साल यहाँ बिताते हैं, लेकिन ये स्कूल उनको पसंद नहीं आता है। और इस स्कूल के जो है टीचिंग और इसके डिसिप्लिन, हेडमास्टर की जो ब्रूटल एक्टिविटीज होती हैं, इन सब को आप देख सकते हैं। डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल इन्होंने लिखा था, इसमें जो मिस्टिक ट्रीकल्स का जो इंस्टीट्यूट था, एस्टैब्लिशमेंट था, उसमें ये पूरे हालात को उजागर किया गया है। और डेविड कॉपरफील्ड जो है वो इनके बहुत करीब भी था, क्योंकि इसी में उन्होंने वर्किंग क्लास लोगों की रहने की जो किस तरह कितनी कठिनाइयों से वो रहते हैं, कैसी कंडीशंस में वो काम करते हैं और कैसी कंडीशंस में रहते हैं, इन सब को इन्होंने डेविड कॉपरफील्ड में फोकस किया है, फोकस में रखा है। और ये क्योंकि उन्हीं के लाइफ से ये पूरा इंस्पायर्ड है, इसीलिए इसको इन अ वे इनको, इस डेविड कॉपरफील्ड को इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल माना जाता है। He worked at the law office of Ellis and Blackmore as a junior clerk. तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे वर्क किया, 1827 से 1828 तक जूनियर क्लर्क के रूप में वर्क किया था। He was a gifted mimic and was obsessed with theatre. उनको बहुत पसंद था थिएटर, और 3 साल तक वो कंटिन्यूअस थिएटर जाते रहे। उनके मतलब उनको बहुत ही पसंद था थिएटर।
कुछ दिनों बाद चार्ल्स डिकेंस जो है फ्रीलांस रिपोर्टर बन जाते हैं। उनके रिलेटिव होते हैं दूर के थॉमस चार्ल्टन, और वहीं पे वो फिर लीगल प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट करने लगते हैं। अपने इस वर्क एक्सपीरियंस को जो इन्होंने एज फ्रीलांस रिपोर्टर जो इन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स का किया था, इसको इन्होंने यूज किया है अपने वर्क्स में, जैसे कि निकोलस निकलबी, डॉम्बे सन, स्पेशली ब्लीक हाउस, जिसमें इन्होंने ब्यूरोक्रेसी और इसके लीगल सिस्टम पर काफी कुछ फोकस किया है अपने वर्क को। बात करें चार्ल्स डिकेंस की लव लाइफ की, तो 1830 में चार्ल्स डिकेंस मिले थे मारिया बेटनेल से, और ये जो है इसी से इंस्पायर्ड होके इन्होंने डेविड कॉपरफील्ड, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें जो कैरेक्टर था डोरा, वो मारिया बेटनेल से ही इंस्पायर्ड था। लेकिन मारिया के साथ इनका जो है रिलेशनशिप नहीं हो बन सकता था, क्योंकि मारिया के पेरेंट्स ने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और इसको भेज दिया था पेरिस में पढ़ने के लिए। इस तरह से उनका रिलेशनशिप एंड हो जाता है। Later he met George Hogarth and his family, where he came in contact with Catherine. He married her in 1836. 1835 में जॉर्ज होगार्थ के साथ चार्ल्स डिकेंस काम कर रहे थे मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए, और इसी वक्त ये इनके फैमिली के कांटेक्ट में आए थे, और जो है उसके बाद ये कैथरीन से मिले थे, एंड उसके बाद इन लोग शादी करते हैं 1836। In 1857, Dickens hired professional actresses for the play The Frozen Deep and fell in love with Ellen Turner. ये इनका कह सकते हैं लास्ट रिलेशनशिप था। कैथरीन के साथ इनका बाद में डिवोर्स हो जाता है, और 1858 में एज फार एज आई थिंक उनका डिवोर्स होता है। 1857 में ये मिलते हैं इस एक्ट्रेस से, और ये बहुत यंग होती हैं, 18-19 ईयर्स की होती हैं, बहुत एज डिफरेंस भी होता है, बट दे फॉल इन लव एंड अल्टीमेटली इन्हीं के साथ इनका बाकी जीवन गुजरता है। ऑल्दो ये मैरिड नहीं होते हैं, बट इनका रिलेशनशिप रहता है। He separated from his wife in 1858. तो 1858 में लोग डिकेंस अपनी वाइफ से अलग होते हैं, और 18 क्योंकि 18 एक साल पहले ये इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं एलन टर्नर के साथ। डिकेंस के अर्ली करियर की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था, उनको थिएटर से बहुत लगाव था। तो 1832 में ये गैरिक नंबर टीम जो होती थी, वो एक्टिंग जो जैसे अपने अपने ग्रुप्स होते थे, तो गैरिक नामक इसमें मेंबर बने थे, और ऑडिशन भी के लिए भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन ऑडिशन में जा नहीं पाए थे क्योंकि वो उस वक्त सर्दी जुकाम उनको लग गया था, इसलिए उनका ऑडिशन मिस हो गया था। 1833 he submitted his story A Dinner at Popular Walk. ये वर्क इन्होंने एक मंथली मैगजीन में छपवाया था, और इसके बाद विलियम बैरो, जो कि ये इनकी मामा लगते थे दूर के, तो इन्होंने इनके थ्रू इनको द मिरर ऑफ पार्लियामेंट में जॉब ऑफर हुई, और इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार काम किया था 1832 में। तो अब ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बन चुके थे, और ये कवर करते थे, काफी ट्रैवल करते थे, और ये इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह भी कवर करते थे। He worked as political journalist. His journalism in the form of sketches in periodicals formed his first collection of pieces, published in 1836, Sketches by Boz. तो हम देखते हैं कि अपने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के एक्सपीरियंस को इन्होंने यूज किया, और इन्होंने स्केचेस बाय बॉज काम दिया। इनका वर्क था, बॉज इनका फैमिली निकनेम था, जो एक प्यूडोनिम की तरह काम करता है। इन्होंने इसको यूज किया था काफी साल तक, बॉज टाइटल। आगे चार्ल्स डिकेंस की लाइफ में देखें तो हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े लोगों के साथ फ्रेंड्स होते हैं। ही बिकेम फ्रेंड्स विद विलियम हैरिसन, एम्सवर्थ, डैनियल मैकलीज, एडवर्ड पुलवरटन एंड जॉर्ज क्रूकशैंक। तो इन सब के साथ जो है ये दो एक्चुअली यहाँ पे वहाँ पे हैरो रोड नामक जगह पे एक मीटिंग प्लेस होती थी, जैसे आजकल क्लब्स होते हैं, तो वैसे वहाँ उस टाइम पे सैलून्स होते थे, जहाँ पे लोग रिलैक्स करने मिलते थे। तो इस तरह के लोग जैसे एक साथ होते थे, तो फिर इस तरह से डिकेंस की दोस्ती इन लोगों से हो जाती है। अच्छा, इधर स्केचेस बाय बोस काफी सक्सेसफुल हो जाता है, इसलिए चैपमैन एंड हॉल नामक जो पब्लिशर्स होते हैं, वो
सामने से डिकेंस को ऑफर करते हैं लिखने के लिए, काम लिखने के लिए, और इस तरह से उनका अगला काम आगे आता है पिकविक पेपर्स। और पिकविक पेपर्स जो है इंस्टॉलमेंट्स में यानी एपिसोड्स में पब्लिश होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो शुरुआती दौर में है इसके कुछ एपिसोड्स या कुछ जो है सीरीज, मतलब सीरीज के कुछ पार्ट्स जो है सक्सेसफुल नहीं होते शुरुआत में। लेकिन जैसे ही फोर्थ या फिफ्थ एडिशन में, सॉरी फोर्थ फिफ्थ एपिसोड में, जो कॉकने कैरेक्टर होता है सैम वेलर, इसको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है फोर्थ एपिसोड में, और इसके बाद से पिकविक पेपर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है। In 1836, as Charles finished Pickwick Papers, he started writing Oliver Twist. तो इसके बाद 1838 में पिकविक पेपर्स एंड की तरफ होता है, तब ये ऑलिवर ट्विस्ट लिखना शुरू करता है। 1837, he became attached to his sister-in-law Mary, who died in his arms, and he quit working for a short period. तो ये ट्रेजेडी होती है, उनकी सिस्टर इन लॉ मैरी जो है उन लोग के साथ रहती है, तो उसी दौरान जो है ये बहुत अटैच्ड होते हैं उनसे। और लेकिन दुर्भाग्यवश मैरी की डेथ होती है और उनके सामने ही होती है, इससे वो बहुत आहत होते हैं और कई दिनों तक उन्होंने लिखने का काम छोड़ दिया होता है। हमने जिक्र किया था ओलिवर ट्विस्ट का, जो डिकेंस ने 1838 में लिखा था, और ये काफी पॉपुलर हुआ था, बहुत अच्छी स्टोरी थी। और ये पहली विक्टोरियन नॉवेल थी जिसमें एक चाइल्ड प्रोटैगनिस्ट को दिखाया गया था। Charles works, Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, Barnaby Rudge, A Tale of the Riots of 80 were all published in installments initially. यानी कि ये सारी जो स्टोरीज हैं ये एपिसोड्स में पब्लिश हो रही थी शुरुआत में, उसके बाद इनकी बुक्स बनी थी। यहीं पे मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने कहा डिकेंस अपनी सिस्टर इन लॉ मैरी से बहुत अटैच थे, उसको आइडियलाइज करते थे, तो उन्होंने मैरी से प्रभावित होकर कैरेक्टर्स डेवलप किए थे, जो नेल थी, लिटिल नेल, फ्लोरेंस डॉम्बे, इन सब कैरेक्टर्स को उन्होंने मैरी के इर्द गिर्द ही कैरेक्टर्स को डेवलप किया था। In 1841, he went on a tour to Scotland and then went to America. जैसे कि मैंने बताया था, जो है पहले तो ये अपनी सिस्टर इन लॉ की डेथ से परेशान थे। उस दौरान ये अपने फ्रेंड जो जॉन फॉस्टर के उसमें आए, उनके करीब आए, और फिर जॉन फॉस्टर जो है उनके अनऑफिशियल बिजनेस मैनेजर भी बन गए थे। उसके बाद ये ट्रैवल करने लगे और ये चले गए थे, पहले स्कॉटलैंड गए फिर अमेरिका चले गए। Dickens did not like to see the Tories in power. He wrote three anti-Tory satires: The Fine Old English Gentleman, The Quack Doctor's Proclamation, Subjects for Painters. ये तीनों ही satires द एग्जामिनर में पब्लिश हुई थी। Charles expressed his experience in a travelogue, American Notes for General Circulation. इन नोट्स में डिकेंस ने स्लेवरी को बहुत अटैक किया था, उसको कंडेम किया था, और करना भी चाहिए। इन्होंने इससे पहले द पिकविक पेपर्स में भी कोरिलेट किया था स्लेवरी से, और उन्होंने उसको कंडेम उसमें भी किया था। तो यहीं पे बताते चले कि डिकेंस और उनकी वाइफ जब बॉस्टन चले जाते हैं, इसी दौरान जो है जॉर्जिना होगार्ट, जो इनकी एक और सिस्टर लॉ रहती हैं, ये डिकेंस इन लोग के घर में रहने लगती हैं, और ये पूरी इनकी फैमिली यानी कि इनके बच्चों की देखभाल करने लगती हैं, क्योंकि इन लोग तो चले गए थे अमेरिका, तो जो बच्चे थे वगैरह थे वो पीछे रह जाते हैं, तो उनकी देखभाल जॉर्जिना होगार्ट करती हैं। और ये एज अ हाउसकीपर ये थ्रू आउट रहती हैं, डिकेंस के डेथ तक वो साथ रहती हैं। और डिकेंस ने जॉर्जिना को जो है उन्हीं के कैरेक्टर से मोटिवेट होकर उन्हें एग्नेस विकफील्ड का कैरेक्टर डेवलप किया था। जॉर्जिना और मैरी जो होती हैं, दोनों इनकी सिस्टर लॉ होती है, उसी पर बेस्ड है एग्नेस विकफील्ड का कैरेक्टर। अमेरिका के विजिट के दौरान ये न्यूयॉर्क सिटी में रहे थे, और वो वहाँ पे लेक्चर्स दे रहे थे। लेक्चर्स में इन्होंने समस्या उठाई थी कॉपीराइट लॉज की और पायरेसी की। यूएस में ये गए थे कनाडा, नायग्रा फॉल्स, टोरंटो, किंगस्टन, मॉन्ट्रियल, ये इन सब जगहों पे गए।
He returned to England and started his work on Christmas stories like A Christmas Carol, The Chimes, The Cricket on the Hearth. A Christmas Carol जो है ये 1843 में आई थी, फिर Chimes 1844 में आई, Cricket on the Hearth 1845 में आई। और इसमें क्रिसमस कैरल सबसे पॉपुलर था और वहाँ की उस जमाने की जो ट्रेडिशन थी उन सब से प्रभावित था ये बुक। चार्ल्स डिकेंस जो है कुछ दिन तक इटली में रहे, उसके बाद ये 1844 में थे, फिर 1846 में स्विट्जरलैंड गए थे और यहाँ पे इन्होंने डॉम्बे एंड सन में पर काम करना शुरू किया 1846 से 1848 तक। इसके बाद 1849 से 50 तक ये डेविड कॉपरफील्ड पर वर्क करने लगे। उसके बाद हम देखते हैं ये काफी दिल से मतलब बहुत बड़े दिल के थे और काफी हेल्प किया इन्होंने। एंजेला बर्डेट कोट्स जो है ये जो है इन्होंने डिकेंस को बोला था कि जो औरतें जो हैं फॉलन वुमेन जिसे कहते हैं कि जो औरतें का पैसे कमाने के लिए या मतलब कुछ भी गलत काम करती हैं और जो वर्किंग क्लास की हैं और भाई अर्निंग करने के लिए कुछ गलत करती है उनके लिए एक होम सेटअप करने के लिए कहा था। ऐसा होम जिसमें इन लेडीज को इन वुमेन को एजुकेशन और डोमेस्टिक वर्क भी सिखाया जाए। और इसके बाद डिकिंस ने अल्टीमेटली इन्होंने एक हाउस सेटअप किया था यूरेनिया कॉटेज नाम से। और इनका मेन एम यही था कि मतलब जो ये लेडीज आती थी इनको रिफॉर्म करना, स्टडीज पर ध्यान देना, फिर अल्टीमेटली इनकी मैरिज इनकी शादी कराना। When Charles was approached by Great Ormond Street Hospital for help, he wrote drooping baths, which helped the hospital to survive. ये एक और काम इन्होंने किया था कि ये एक हॉस्पिटल था जिसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी। तो हम देखते हैं ये ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल को हेल्प करने के लिए इन्होंने ऐसे लिखा था ड्रूपिंग बार्ड्स। ये हाउस होल्ड वर्ड्स नामक में उसमें पब्लिश हुआ था और 1852 में ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। फिर इस हॉस्पिटल को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने पब्लिक रीडिंग्स भी डिकेंस ने शुरू की और इन रीडिंग से काफी फंड इकट्ठा किया ताकि इस हॉस्पिटल को ये एक प्रॉपर सॉलिड फाइनेंशियल फुटिंग दे सके। इस तरह हम देखते हैं कि ये काफी जेनरस इंसान थे। डिकेंस का रिलीजन की तरफ मिक्स्ड रिएक्शन था। इन्होंने एक वर्क लिखा था द लाइफ ऑफ आवर लॉर्ड। ये बुक है लाइफ जीसस क्राइस्ट की लाइफ के ऊपर बेस्ड थी और इनका मेन एम इस बुक को लिखने का था कि हाँ वो ईश्वर में जीसस में विश्वास रखते थे। ये अपने फैमिली और बच्चों को ये प्रूफ करना चाहते थे, इसलिए ये बुक इन्होंने लिखी थी। लेकिन ये रोमन कैथोलिसिज्म को बिल्कुल भी नहीं मतलब पूरी तरह डिसअप्रूव करते थे। ये मानते थे कि चाहे वो रोमन कैथोलिसिज्म हो या इवेंजलिज्म हो ये एक्सट्रीम्स है, बिल्कुल अति है क्रिश्चियनिटी की। और इससे मनुष्य जो है काफी मतलब बिल्कुल सक्रिय सोच का बिल्कुल शॉर्ट नैरो माइंडेड हो जाता है और उसकी सोचने की क्रिया या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्रिया बहुत लिमिटेड हो जाती है, इसलिए इनको ये चीजें पसंद नहीं थी। डिकिंस के आगे की लाइफ देखिए तो 1845 में ये लंदन बेस्ड पेपर डेली न्यूज के एडिटर बनते हैं। Dickens wrote Bleak House 1850-53, Hard Times 1854 and Little Dorrit 1856। So इसी दौरान ये नॉवलिस्ट विल्की कोलिंस के भी कांटेक्ट में आए और अपनी वर्क से अपनी राइटिंग से काफी कमाने लगे और इन्होंने गैड्स एंड पैलेस प्लेस भी खरीदा था। बचपन में ये घर उनको बहुत पसंद था और ये पब्लिशर एडिटर बने जर्नल हाउस होल्ड वर्ड्स के। ये रहे यहाँ पे 1850 टू 1859 तक यहाँ काम किया। फिर ऑल द ईयर राउंड के पब्लिशर एडिटर रहे 1858 से 1870 तक। इसी दौरान एमपी ऑस्टिन हेनरी लेयर ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना चाहते थे तो इसमें भी डिकेंस इनके साथ जुड़ गए। अच्छा, ये लॉर्ड जॉन रसल को बहुत मानते थे और इनकी जो बुक थी टेल ऑफ टू सिटीज ये जो है डेडिकेटेड है पॉलिटिशियन लॉर्ड जॉन रसल को। ये इन्होंने 1850
9 मिली थी। Great Expectations was another successful novel. ये नॉवल आई थी 1861 में और इसकी थीम में वेल्थ, पावर्टी, लव, रिजेक्शन, ये मतलब अच्छाई की बुराई पर विजय, ये सब थीम्स थे। और अगर हम बात करें टेल ऑफ टू सिटीज की, इसकी तो ओपनिंग लाइन सबसे फेमस है, वो थी इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन की एक बहुत अच्छी वर्क मानी जाती है, टेल ऑफ टू सिटीज। ये दो सिटीज जो लिए गए हैं वो है लंदन एंड पेरिस। इस दौरान आप जैसा कि ईयर देख रहे हैं कि 1858 में ये अपनी वाइफ कैथरीन से सेपरेट हो चुके थे, तो इस दौरान इन्होंने जर्नलिज्म के अलावा रीडर का भी काम बहुत किया, बहुत जगह पे एज ए रीडर विजिट किया है इन्होंने। 1866 में ये लगातार पब्लिक रीडिंग्स करते रहे, क्योंकि यहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे अच्छी तरह से। तो ये पब्लिक रीडिंग्स इन्होंने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उसके बाद मतलब काफी आयरलैंड, इन सब जगहों पे इन्होंने एज ए रीडर ये गए थे, विजिट किया था इन्होंने। In 1865, Charles Dickens was involved in a real accident. He used his experience for his short story, The Signal Man. तो हम देखते हैं ये एलन टर्नर के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, इस दौरान ये इन्हीं के साथ रह रहे थे, अंत तक इनके साथ ये लिव इन में थे, रिलेशनशिप में। और ये उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ था, और इससे ये काफी शॉक में चले गए थे, और इन्होंने इस एक्सपीरियंस को भी अपनी लेखनी में यूज किया है। और ये काम था इनका, टाइटल था इसका द सिग्नल मैन। ये एक छोटी सी घोस्ट स्टोरी है, भूतों की कहानी, जिसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो अ, उसको पहले से आभास हो रहा होता है कि उसकी डेथ एक रेल क्रैश में होगी। इस तरह का एक कैरेक्टर इन्होंने डेवलप करा था स्टोरी में। In 1867, he revisited America. In Boston, he met people like Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow. तो ये फिर से अमेरिका जाते हैं 67 में, और यहाँ इन्हें एमर्सन और लॉन्गफेलो जैसे लोगों से मुलाकात इनकी होती है। और इनके जो अमेरिकन पब्लिशर होते हैं, जेम्स थॉमस फील्ड, इनके भी ये करीब आते हैं। और फिर वहाँ उनकी, जैसे कि मैंने कहा था, ये एज रीडर जाते हैं, वहाँ पे काफी जगह पे ये रीडिंग करते हैं। टोटल इन्होंने 76 रीडिंग्स उस दौरान, उस विजिट में इन्होंने की थी। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका हिज हेल्थ स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग, क्योंकि एज हो रही थी और ये काफी बीमार रहने लगे। ही गेव हिज फेयरवेल रीडिंग्स इन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। He suffered from fits of paralysis. He suffered a stroke on 18th April 1869. पहला स्ट्रोक इनको 18 अप्रैल 1869 में पड़ा था। उसके बाद तब भी इन्होंने फिर अपना फाइनल काम शुरू किया, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट। अच्छा, इसी दौरान जब ये एडविन ड्रूट लिख रहे थे, तो ये उस वक्त विजिट करने लगे जो झोपड़ी और वो स्लम इलाका होता है, और जो अफीम गांजा, जो नशे की जगह होती है जहाँ ये सब बिकता है, तो वो इन सब जगहों पे विजिट करते थे। उसी दौरान इनको एक नशे का आदि एक व्यक्ति मिला था, लश्कर सैल करके, और इसी पर इन्होंने अपना अगला कैरेक्टर बनाया, ओपियम सैल, जो कि इनके नॉवल एडविन ड्रूट का पार्ट था। On May 2, he made his last public appearance at Royal Academy. ये उनका लास्ट अपीयरेंस था रॉयल एकेडमी में। इस जो लास्ट अपीयरेंस था, इसमें जो है प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स भी थे। जब ये लास्ट टाइम ये पब्लिक के सामने आए थे। 8 जून 1870 को डिकेंस को अपना अगला स्ट्रोक पड़ता है, और ये पूरे दिन काम कर रहे थे एडमिन रूट पे। इसके बाद इनको दौरा पड़ता है, अटैक पड़ता है। उसके बाद इनको कभी होश नहीं आया, और अगले दिन इनकी डेथ हो जाती है गैदहिल प्लेस पे, जब इनका घर था। He was laid to rest in the Poets' Corner of Westminster Abbey. तो यहाँ पे इनको दफनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी चार्ल्स डिकेंस की लाइफ हिस्ट्री। मैंने कोशिश की है ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो इनके प्रोमिनेंट कैरेक्टर नॉवेल्स के हैं और उनकी लाइफ से रिलेटेड, तो मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।